इस वीडियो में हम लोग डीजे देशमुख चैप्टर 2 को देखेंगे। ठीक है, पिछले दिन हम लोग चैप्टर 1 देखे थे और चैप्टर 2 को देखेंगे। चैप्टर 2 है कोल एंड कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया। कोल मतलब कि कोल और कहाँ कहाँ भारत में कोल पाया जाता है। तो सबसे पहले एनर्जी क्या डिफिनेशन दिया हुआ है कि एनर्जी इज अवेलेबल टू मैन फ्रॉम फ्यूल्स। एनर्जी आदमी को कहाँ से मिलता है? फ्यूल से मिलता है। फ्यूल क्या है? जैसे पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, ये सब है। दूसरा सोर्स क्या है? बायोगैस। बायोगैस मतलब कि बायोलॉजिकल वेस्ट मतलब जैसे कि कौ डंग हो गया, ठीक है, या सड़े गले पत्तों को, उनको गला के जो हम लोग एनर्जी या गैस निकालते हैं उसको हम लोग बायोगैस बोलते हैं। ठीक है। तीसरा है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर यानी कि पानी को हम लोग डैम में स्टोर करते हैं और उस पानी को हम लोग हाई ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, पानी प्रेशर के साथ गिरता है और वो पानी टरबाइन को रोटेट करता है, उस पानी से बिजली बनता है। चौथा है सूर्य। सूर्य की रोशनी को हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। पांचवा है विंड, यानी कि विंड की एनर्जी से हम लोग पवन चक्की चलाते हैं या फिर उससे भी हम लोग बिजली बनाते हैं। छठा है हॉट वाटर स्प्रिंग। कहीं कहीं से क्या होता है कि पानी का मोटा झरना, मतलब पानी के नीचे से गर्म पानी निकलता है, उस गर्म पानी से हम लोग क्या करते हैं? बिजली बनाते हैं। नेक्स्ट है सी वेव, मतलब हाई टाइड लो टाइड आता है तो उस टाइड के अंदर बहुत सारा एनर्जी स्टोर रहता है, उससे भी हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल हीट ऑफ वोल्केनोस। तो वोल्केनो क्या होता है कि जो गर्म लावा जमीन के अंदर से निकलता है, उसमें भी बहुत सारा हीट होता है, तो उसको भी हम लोग हीट को अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। लेकिन अभी ये सी वेव से और वोल्केनो से जो एनर्जी निकालते हैं हम लोग, वो बहुत कम है और वो ट्रायल स्टेज पे ही है, मतलब हम लोग एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, सक्सेसफुली एनर्जी निकाल नहीं पा रहे हैं। अब जो हम लोग फ्यूल पढ़े थे, फ्यूल को हम लोग 4 कैटेगरी में डालते हैं। पहला है सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल क्या होता है? जैसे कोयला, लकड़ी, ठीक है, ये बैगासी एक टाइप का घास होता है, कौ डंग होता है, जैसे ये गाय गोबर का जो वेस्ट रहता है, उस गाय के गोबर को हम लोग कौ डंग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में क्या क्या आता है? तो डीजल आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, कोल तार आ जाता है। ठीक है। गैसियस फ्यूल क्या है? जैसे कि हम लोग एलपीजी जो हमारे घर में यूज करते हैं, सीएनजी यूज करते हैं, ये सब सब गैसियस फ्यूल है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर क्या होता है? जैसे यूरेनियम, थोरियम, जो न्यूक्लियर मेटल्स या से जो एनर्जी ड्राइव होता है उसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। अब है कि इंडिया में जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो अबाउट 60% एनर्जी हम लोग कोल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद रिमेनिंग 5% हाइडल से है, फिर 1-2% सोलर से है। तो मैक्सिमम हम लोग एनर्जी कहाँ से निकालते हैं? वो कोल से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो कोल से हम लोग कितना एनर्जी डिराइव करते हैं? वो है 59.5%। फिर है ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सबसे 27%। फिर हाइड्रो यानी कि पानी से 12.5%, न्यूक्लियर से 1%। और जो कॉन्वेंशनल नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे बहुत कम एनर्जी अभी भी भारत में निकल रहा है। नॉन कॉन्वेंशनल में आ जाता है पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सब। और सॉरी, कॉन्वेंशनल में पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सबसे जो एनर्जी आ जाता है। और कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आता है, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी मतलब नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जैसे सन हो गया, विंड हो गया, ये सब है ना। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे ओरिजिन ऑफ कोल, कि कोल कैसे बना। कोल तो अभी हमको दिखता है, पर ये कभी किसी तरह से बना होगा, उसी थ्योरी को हम लोग देखेंगे कि कोल बना है तो कोल कैसे बना, है ना। तो कोल क्या है? सबसे पहले उसको हम लोग देखते हैं। Coal is stratified carbonized materials of plant material, remains of plant material. Stratified मतलब कि वो लेयर लेयर का बना होता है। कार्बोनाइज्ड मतलब वो उसमें कार्बन कंटेंट है, और वो किससे बना हुआ है? तो वो प्लांट मटेरियल से बना हुआ है। तो कोल बनने के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो थ्योरी है। पहला है इन सीटू थ्योरी, दूसरा क्या है? ड्रिफ्ट थ्योरी। ये दोनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि कोल कैसे बना, तो साइंटिस्ट इसको दो थ्योरी से एक्सप्लेन किए। पहला इन सीटू थ्योरी है, दूसरा है ड्रिफ्ट थ्योरी। तो पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना।
क्यों? क्योंकि इंडिया में कोल जो बना हुआ है वो ड्रिफ्ट थ्योरी से ही बना हुआ है। तो इंडिया में कोल बना कैसे? तो पहले क्या था कि जंगल बहुत सारे थे, पेड़ बहुत ज्यादा था, और वो जब बारिश होती थी तो वो क्या करते थे, नदी में बाढ़ आता था, तो नदी अपने साथ क्या करते थे, पेड़ पौधे को लेकर के जाते थे और कहीं पर उसको जमा कर देते थे। ठीक है, जब मतलब कि रिवर का फ्लो स्लो हो जाता था तो वो अपने साथ और मटेरियल को कैरी नहीं कर पाते तो वो पेड़ पौधे को डिपॉजिट कर देते थे। फिर क्या होता था, फिर अगले साल या कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद फिर से बारिश होता था, फिर पेड़ पौधे बहते थे और वो जाकर के क्या करते थे, पेड़ पौधों को ले आकर के कहीं जमा कर देते थे। ऐसा प्रोसेस सालों तक चलता गया। ठीक है, फिर पेड़ पौधे के ऊपर बालू मिट्टी ये सब भी जमा होता था। फिर क्या हुआ कि पेड़ पौधों पे बायोलॉजिकल एक्शन होने लगा, बैक्टीरिया उसको सड़ाने लगा और सड़ाने लगा, उसके ऊपर और पेड़ पौधा, उसके ऊपर और पेड़ पौधा है, बालू मिट्टी है तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि टेम्परेचर भी बढ़ा और हाई प्रेशर में भी रहा। इस कंडीशन में जब सालों तक पेड़ रहा तो वो क्या हो गया, धीरे 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 करके कोयले में बदल गया। तो यही अपने यहाँ ड्रिफ्ट थ्योरी है। ड्रिफ्ट थ्योरी मतलब कि जहाँ जंगल था वहां कोल नहीं बना, उस जंगल को, उस पेड़ पौधे को नदी अपने साथ बहा के ले गई, वो कहीं दूसरे जगह पे जमा हुआ और वहां पर क्या हुआ कि कोल बना। तो अपने यहाँ इंडिया में कोल कैसे बना हुआ है, वो ड्रिफ्ट थ्योरी से बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए फिर इसमें बुक में क्या बोल रहा है कि इंडिया में जो कोल बना हुआ है वो है कंटिन्यूअस डिपोजिशन अंडर वाटर, यानी कि पानी क्या किया, पेड़ पौधे को जमा करते रहा। There is hardly any record of erect stems with attached roots occurring in the coal seams. On the other hand, indications of prostrate or inclined trunks are numerous. तो जैसे इन सेटू रहता तो क्या होता, पेड़ ऐसे सीधा सीधा और उसका जड़ दिखता, पर हमारे यहाँ जो कोल बना हुआ है वो ऐसे इंक्लाइंड है। ठीक है, इंक्लाइंड है, इसका अर्थ क्या है कि नदी उसको बहा के ले गया और पेड़ को कहीं जमा किया। अपने यहाँ मैक्सिमम कोल सीम्स जो है उसका इंक्लिनेशन भी थोड़ा कम ही है ना। आगे बोल रहा है, most of the coal seams are invariably interbedded with shale and sandstone or of definitely sedimentary origin। तो हमारे यहाँ सपोज ये कोल सीम है, ये क्या है, कोल सीम है, तो इसके ऊपर जो रॉक है वो क्या है, चाहे तो सेल है या फिर सैंडस्टोन है। इसके नीचे भी जो रॉक है वो भी क्या है, चाहे तो सेल है, ये सैंडस्टोन है ना। तो ये सेल क्या है कि जो मिट्टी बह के जाती है पेड़ के साथ, वो जब हजारों साल तक हाई टेम्परेचर प्रेशर पे रहती है तो वो क्ले सोइल ये सब क्या होता है, सेल में बदल जाता है, और जो सैंड जाती है वो क्या होती है, सैंडस्टोन में बदल जाती है। तो अब सैंड मिट्टी ये सब कहाँ रहेगा, नदी में ही रहेगा। तो इसलिए वो सजेस्ट कर रहा है कि नदी के द्वारा ही पेड़ पौधा बह के गया होगा, कहीं और जाकर के जमा हो गया और वहां पर क्या हुआ, कोल बन गया। ठीक है, कुछ कुछ और भी इंडिकेशंस हैं। These are other indications have led to the assertions of drift theory to explain the habit. It is believed that coal seams as we see today were formed out of plants and trees which grow on this earth in abundance millions of years ago under climatic conditions which are far different than today। यही बोल रहा है कि जो कोयला बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है, तो हजारों लाखों साल पहले बहुत सारी धरती पे बहुत पेड़ पौधा उगा करते थे और वो सब क्या किया, नदी उसको बहा के ले गया, कहीं जमा किया और वो आज कोल बन गया है ना। अब वो पेड़ पौधा क्यों बहा, क्यों गिरा, तो उसका रीजन क्या है, देखिए यहाँ एक क्या है, अर्थक्वेक के कारण, टोर्नाडो के कारण मतलब तेज हवा, टेक्टोनिक एक्टिविटीज मतलब धरती हमारा प्लेट प्लेट से बना हुआ है और वही प्लेट के टकराने से भूकंप भी आता है, तो उन वजह से भी पेड़ गिरा और वो पेड़ क्या किया, नदी की तरफ गया और नदी उसको बहा के कहीं और ले जाके जमा कर दिया। ठीक है, और जब नदी फ्लो करती है तो वो अपने साथ मिट्टी बालू भी उसको ले जाती है और वो भी पेड़ के साथ ही जमा हुआ। और ऐसा प्रोसेस क्या हुआ, लाखों साल तक चलता रहा और पेड़, अब हमेशा क्या होता है कि नदी अपना थोड़ा थोड़ा चेंज शिफ्ट करते रहती है अपने पाथ को, है ना। जैसे मान लीजिए अभी नदी ऐसे फ्लो कर रही है तो कुछ दिन के बाद क्या होगा कि इधर पेड़ पौधा जमा कर दी किनारे, तो अब नदी का रास्ता क्या होगा, थोड़ा सा बदल जाएगा। तो इस तरह वो क्या कि इस प्रोसेस को हजारों लाखों साल तक इधर पेड़ जमा करते रही और इधर एक क्या होता है, कोलफील्ड बन जाता है। यही है हमारा ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कोल, है ना।
और कोल बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। तो कोल बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन। इसको याद रखें, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो वो है कार्बोनाइजेशन, है ना। अब कार्बोनाइजेशन में क्या होता है कि लकड़ी एक जगह पर हजारों लाखों साल तक जमा रहती है, उसके ऊपर बालू मिट्टी, उसके ऊपर फिर से नया लकड़ी आके जमा होता है, और उसमें बैक्टीरियल एक्शन यानी बैक्टीरिया उस लकड़ी को सड़ाता भी रहता है, और वहां पर ऑक्सीजन का मात्रा बहुत कम होता है। प्लस बैक्टीरियल एक्शन के कारण टेम्परेचर भी बढ़ता है, और उसके ऊपर जो अलग अलग मटेरियल है उस कारण क्या होता है, प्रेशर भी बढ़ता है, और इन सब वजह से लकड़ी क्या होता है, कोयला में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन। क्लियर। दूसरा थ्योरी है इन सिटू थ्योरी। इन सिटू थ्योरी क्या बोलता है कि द हैवी एक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट मटेरियल विच फ्रॉम कोल इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में कोल कैसे बना है? तो वो इन सिटू थ्योरी से बना है। इंडिया में कोल कैसे बना है? वो ड्रिफ्ट थ्योरी से बना है। तो हर कंट्री में कोल बनने का यही दो थ्योरी है ना। इस थ्योरी में क्या होता है कि मान लीजिए ये एक जगह था, यहाँ पर क्या था, बहुत सारे पेड़ थे, उगे हुए थे। अब क्या हुआ, यहाँ पर अचानक बहुत ज्यादा बारिश हुआ, तो ये क्या हुआ, एरिया धंस गया। ये एरिया क्या हो गया? धंस गया। ये सब सारा पेड़ क्या हो गया? नीचे चला गया, है ना। अब फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद अब ये लो लाइंग एरिया हो गया, यानी ये नीचे एरिया हो गया। तो फिर क्या हुआ कि फिर बारिश हुआ तो बाहर से पानी मिट्टी बालू ये सब आकर के इस पे जमा हुआ, और ये फिर ऊंचा हो गया, और फिर इसके ऊपर क्या हो गया, फिर से पेड़ उगा। कुछ समय बाद ये एरिया फिर से धंस गया, तो फिर ये सब पेड़ पौधा सब नीचे चला गया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, बाहर से पानी मिट्टी बालू ये सब बह के आया है, जमा हुआ। फिर ये ऊंचा एरिया हो गया, फिर इस पे पेड़ होगा। तो ऐसा प्रोसेस बहुत बार रिपीट हुआ, और यहाँ पर भी क्या हुआ, वही कार्बोनाइजेशन एक्शन हुआ, और उस कारण से क्या हुआ, धीरे धीरे लकड़ी सड़ा बैक्टीरियल एक्शन के कारण, और वो कोयले में बदल गया। इन सिटू थ्योरी में क्या होता है, मेन डिफरेंस दोनों थ्योरी में क्या है कि ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या हो रहा था कि पेड़ पौधा नदी के बहाव के कारण, जैसे पेड़ यहाँ का है तो नदी इसको बहा के कहीं दूर ले गई और यहाँ पर जमा करी। पर इन सिटू थ्योरी में क्या है कि पेड़ पौधा यहाँ का है तो ये यहीं पर जमीन धंसा और यहीं पर जमा हुआ। तो इन सिटू थ्योरी मतलब कि जहां पर पेड़ था, जहां पर वेजिटेशन था, वहीं पर कोयला बना, वो पेड़ पौधा कहीं दूर बहा के नहीं गया। पर ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या है हो रहा है कि नदी उसको बहा के कहीं और ले जा रही है, और वो दूसरे जगह पे जाके कोयला बन रहा है। तो यही मेन रोड थ्योरी है कोल फॉर्मेशन, है ना। फिर देखते हैं आगे। ठीक है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड इन लैंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रैंक ऑफ कोल। रैंक ऑफ कोल मतलब कि जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट में एक रैंक होता है, जैसे पुलिस होता है तो रैंक होता है कि पहले कांस्टेबल है, फिर सब इंस्पेक्टर है, फिर इंस्पेक्टर, इस तरह से। तो उसी तरह कोयला का भी रैंक है। तो सबसे पहले क्या है, लकड़ी है। फिर लकड़ी बहुत सालों तक जब पेड़ उसमें रहती है, उस पे कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होता है, तो फिर वो पीट में बदलती है। फिर पीट जब बहुत सालों तक वैसे ही रहता है तो फिर वो लिग्नाइट में बदलती है। फिर लिग्नाइट बहुत सालों तक वैसे रहता है तो फिर वो बिटुमिनस कोल में बदल जाती है। और फिर बिटुमिनस कोल जब बहुत टाइम तक रहता है तो वो एंथ्रासाइट में बदल जाती है, ठीक है। तो यही मेन स्टेज है कि लकड़ी का कोयला बनने का प्रोसेस, ये स्टेज किस स्टेज में बनती है वो यही है, ठीक है। तो पहला स्टेज क्या है, लकड़ी है, और अंतिम स्टेज क्या है, एंथ्रेसाइट है। बीच में लकड़ी पहले पीट बनती है, पीट फिर लिग्नाइट बनती है, लिग्नाइट फिर बिटुमिनस कोल बनती है, और बिटुमिनस कोल लास्ट में एंथ्रेसाइट बनती है। तो हाईएस्ट रैंक क्या है कोल का, वो है एंथ्रेसाइट है। कोल का लोवेस्ट रैंक अगर हम लोग बोले तो वो वुड है, वुड से स्टार्ट होती है। सबसे खराब क्वालिटी का कोल होता है पिट, और सबसे अच्छा क्वालिटी का सबसे अच्छे रैंक का कोल होता है एंथ्रेसाइट, ठीक है। इस चीज को हम लोग याद रखें, है ना। अब मान लीजिए किसी कोई हायर रैंक है, जैसे एंथ्रासाइट कोल है, तो हायर रैंक का क्यों, उसमें क्या ज्यादा है। तो हायर रैंक कोयला क्या बताता है, उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। सबसे कम कार्बन कंटेंट पीट में है, और सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट सबसे कम पीट में है, और सबसे ज्यादा एंथ्रेसाइट में है। एंथ्रेसाइट को हम लोग प्यूरेस्ट कोल क्यों बोलते हैं,
क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, पर नेसेसरी नहीं है कि एंथ्रेसाइट को जलाएंगे तो वो सबसे ज्यादा हीट वही देगा। ठीक है, तो कोई कोयला जल के कितना हीट देगा वो दो चीज पे डिपेंड करता है, उस कोयले में कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना है। एंथ्रेसाइट में हो सकता है कार्बन बहुत ज्यादा है पर हाइड्रोजन कम है तो वो कम हीट देगा, है ना। तो जैसे लकड़ी से एंथ्रेसाइट बनता है, उस प्रोसेस में क्या होता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होता है उस लकड़ी से कम होता जाता है और उसमें कार्बन कंटेंट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो हमेशा कोई भी चीज क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। तो पहले मान लीजिए कि क्या ज्यादा था, ऑक्सीजन ज्यादा था, हाइड्रोजन ज्यादा था। फिर जैसे जैसे कोल का रैंक बढ़ता जाता है तो क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन कम होता जाता है और सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कम होता जाता है और उसमें कार्बन कंटेंट बढ़ता जाता है ना। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक मैटर। तो अब कोल जैसे देखेंगे, ठीक है, तो कोल में दो चीज रहता है, एक होता है ऑर्गेनिक मैटर प्लस इनऑर्गेनिक मैटर, है ना। ऑर्गेनिक मैटर क्या रहता है कि वो जो प्लांट प्लांट सड़ता है उससे कार्बन जो रहता है वो होता है ऑर्गेनिक मैटर। और पेड़ पौधे के साथ क्या होता है, बालू मिट्टी ये सब भी जमा होता है तो वो सब सब इनऑर्गेनिक मैटर बनता है। क्लियर है, तो ऑर्गेनिक मैटर क्या है, कार्बन वाला पार्ट कूल का जो कैसे बना है, पेड़ पौधे के कारण। और इनऑर्गेनिक मैटर क्या है, जो बालू मिट्टी साथ में जमा हुआ है। अब उसी इनऑर्गेनिक मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल में एश बोलते हैं। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे पिछले दिन में बताए थे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल यानी डेंसिटी ऑफ कोल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मान लीजिए एंथ्रेसाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 है, इसका डेंसिटी कितना है यानी कि 1500 केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होता है या सबसे ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी किस कौन से कोल का होता है, तो एंथ्रेसाइट का होता है, हम लोग याद रखेंगे। और सबसे कम डेंसिटी किसका होता है, वो लिग्नाइट का रहता है। ठीक है, और बिटुमिनस कोल का स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरी करता है, वो 1.28 से 1.4 आता है। ठीक है, अब ये कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कि यदि हम लोग किसी चीज को जला रहे हैं तो वो कितना हीट हमको प्रोवाइड कर रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। तो लिग्नाइट का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, 2400 किलो कैलोरी पर केजी। यानी 1 केजी अगर हम लोग लिग्नाइट कोयला को जलाएंगे तो वो 2400 किलो कैलोरी हीट या एनर्जी देगा। ठीक है, और बिटुमिनस कोल का कितना है, वो है 2500 से 6600 किलो कैलोरी पर केजी। बिटुमिनस का कितना है, 2500 से 6600 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, अब हम पिछले दिन बताए थे कि अपने यहाँ कोयला क्या होता है, ऐसे जो जमा रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल सीम बोलते हैं। तो कोल सीम का थिकनेस अपने कंट्री में कहाँ से कहाँ वेरी करता है, हो सकता है कुछ सेंटीमीटर का कोल सीम पाया जा रहा है, जैसे 10 20 50 सेंटीमीटर का, वो सबसे कम है। और सबसे ज्यादा 140 मीटर का, यानी कि एक कोल सीम यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कोल सीम है, इसका मोटाई कितना है, 140 मीटर। ये थिकेस्ट कोल सीम है अपने यहाँ। ठीक है, और थीनेस्ट का कुछ नहीं है, वो 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का भी पाया जाता है। तो हम लोग अपने यहाँ जो कोल सीम इसको अच्छा मानते हैं, मतलब जिसको हम लोग काम कर सकते हैं, जिस कोयला को निकाल सकते हैं, तो मिनिमम थिकनेस ऑफ कोल सीम क्या है, 1.2 मीटर। इससे अगर पतला कोल सीम रहता है तो हम लोग उस कोयले को इकोनॉमिकली निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, पर ब्रिटेन जर्मनी ये सब में टेक्नोलॉजी अच्छा है तो हम लोग वहाँ 1 मीटर या 1.2 मीटर सीम को भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो थिकेस्ट सीम कोल सीम है वो कहाँ पाया जाता है, वो है झिंगुरदा टॉप सीम। कितना मीटर का है, 140 मीटर का। तो यहाँ तक क्लियर है, हम लोग देखे क्या क्या देखे कि थ्योरीज ऑफ कोल फॉर्मेशन देखे और रैंक ऑफ कोल देखे। अब हम लोग देखेंगे कि कोल कब बना। वैसे हम लोग बात कर रहे थे हजारों लाखों साल पहले बना, तो जियोलॉजी में एग्जैक्ट एज है कि कोयला कब बना। तो कैसे एग्जैक्ट डेट हम लोग एज निकालते हैं, तो हम लोग कार्बन डेटिंग ये सब प्रोसेस को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कोल का एग्जैक्ट डेट भी निकाल लेते हैं, ये कितना हजार साल या कितना लाख साल पुराना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोंडवाना पीरियड, ये क्या है। अब ये बोल रहा है कि कोयला कब बना, तो द पीरियड ड्यूरिंग विच कोल वाज फॉर्म्ड एक्सटेंड्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो कोल
लाखों साल पुराना है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख साल, 1 मिलियन ईयर्स मतलब 10 लाख। तो ऐसे मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स हो सकता है, 20 लाख साल, 40 लाख साल पुराना कोल, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी ऑफ मिनरल ये सब करके जो और अदर डाटा से जो हम लोग निकालते हैं, तो अर्थ कितना पुराना, अर्थ है 4,000 गुने 10 लाख साल पुराना, यानी कि 4,000 गुने 10 लाख साल पुराना हमारा धरती है। पर उससे जूलॉजिस्ट को ज्यादा मतलब नहीं है, जूलॉजिस्ट को मतलब है कि कोयला कब से बना, है ना। तो एक हम लोग पूरे धरती के टाइम को जहां से हम लोग को पता है, जहां से हम लोग स्टडी कर पाए हैं, उसको हम लोग जूलॉजिकल टाइम में डाल दिए हैं। तो जूलॉजिकल टाइम स्केल 600 मिलियन साल का है ना, कि यहाँ से हम लोग स्टडी कर पाए हैं। तो धरती मान लीजिए जब से बना और आज तक ये है 4,000 साल पुराना। पर हम लोग कहीं कुछ यहाँ से स्टडी कर रहे हैं, 600 मिलियन ईयर्स, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जूलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। तो उस जूलॉजिकल टाइम स्केल में जैसे कि पता होगा कि डायनासोरस पहले था, पहले इंसान नहीं था, फिर धीरे धीरे डायनासोरस खत्म हुआ, कुछ और जीव आया, कुछ और, तो ऐसे करके हम लोग जूलॉजिकल टाइम स्केल है। जूलॉजिकल टाइम स्केल में हम लोग 600 मिलियन ईयर्स को स्टडी करते हैं ना। तो सबसे पुराना वक्त क्या है, वो है आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन, ये सबसे पुराना साल वक्त है ना। तो ये देखते हैं आगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को। तो भारत में जो कोयला बना है वो मेन दो पीरियड में बना है ना। सबसे पहला पीरियड क्या है, पहला है पर्मियन पीरियड में बना है, और दूसरा है टर्शियरी पीरियड में। भारत में जितना भी कोयला है, चाहे तो वो पर्मियन पीरियड का होगा या फिर टर्शियरी पीरियड का होगा। तो अभी हमको पता है कि कहाँ का कोयला किस पीरियड का है ना। तो पर्मियन पीरियड का एक सब पीरियड है, पीरियड मतलब क्या होता है कि इतना बड़ा मान लीजिए कुछ है, ठीक है, ये मान लीजिए 1 लाख साल का है, तो इसको दो तीन हम लोग टाइम स्केल में डिवाइड किए हैं। इसी पर्मियन पीरियड का एक टाइम स्केल है गोंडवाना पीरियड। उस समय भी हमारे यहाँ क्या हुआ था, उस समय जो जो रॉक बना था, उन सब रॉक को हम लोग बोलते हैं रॉक्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम। वो गोंडवाना पीरियड का रॉक है, और इस पीरियड में बहुत ज्यादा कोल बना था, ठीक है। तो इस एक ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का टेबल है, इसमें हम लोग सब चीज देख लेंगे ना, कि हम मेन याद रखना है कोल पर्मियन पीरियड में और टर्शियरी पीरियड में बना था। इस पर्मियन पीरियड का एक सब पीरियड है, उसको हम लोग बोलते हैं गोंडवाना पीरियड। उस समय जो कोल बना था उसको हम लोग बोलते हैं गोंडवाना कोल। तो आइए इस टाइम स्केल को देखते हैं पहले। तो सब टाइम स्केल को अगर हम लोग देखेंगे, तो ये पूरा टेबल है। सबसे बायां तरफ है एरा है, फिर पीरियड है, फिर ये है कितने साल पुराना है, और इस समय क्या क्या चीज लाइफ क्या क्या आया धरती पे। तो जो सबसे नया टाइम पीरियड है वो है क्वार्टरनरी। इसका है, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं, दो एरा, एरा है क्वार्टरनरी, इसको दो पीरियड में। रिसेंट, रिसेंट कितना है, तो ये 0.1 मिलियन, यानी कि ये 1 लाख साल पुराना है। इस समय क्या हुआ कि एनिमल्स यहाँ पर धरती पे रह रहे हैं, ठीक है। इसी एरा का एक सब पीरियड है प्लेस्टोसीन। ये कितना पुराना है, ये 10 लाख साल से 1 लाख साल के बीच का स्टडी हम लोग किए हैं। इसमें क्या हुआ, इंसान आ चुका है धरती पे। इंसान अगर हम लोग देखें रफली धरती पे कब आ चुका है, तो वो 10 लाख साल से 1 लाख साल के बीच में कभी आ चुका है ना। फिर इस क्वार्टरनरी से भी पीरियड जो पुराना है वो है टर्शियरी। इस पीरियड में भी बहुत सारा कोल बना। ये प्लायोसीन है, ये कितना है, 12 मिलियन साल पुराना है। इस समय क्या हुआ, पौधे आ गए फूल वाले, है ना। और मायोसीन पीरियड में क्या हुआ कि कुछ कुछ जो पुराने घोड़े वोड़े थे, ये सब सब मायोसीन पीरियड में आ गए। ये कितना पुराना है, ये 25 मिलियन ईयर्स पुराना, यानी 250 लाख साल पुराना, है ना। इसी टर्शियरी को हम लोग कैनोजोनिक भी बोलते हैं। इसमें दो पीरियड है, ओलिगोशीन और इयोशीन। ये कितना है, ये
40 मिलियन ईयर्स पुराना है। इस समय क्या हुआ, एप जो लंगूर है, जिसको बोलते हैं कि आदमी लंगूर से बना था, वो 40 मिलियन ईयर्स पहले धरती पे आ चुका था, है ना। उसी तरह और एक पीरियड है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी और मेसोजोनिक एरा। इसमें क्या हुआ कि क्रीटेशियस इसका एक पीरियड है। इसमें क्या किया, बड़े बड़े रेंगने वाले जानवर इस पीरियड में आ चुके थे, है ना। और फिर ये जुरासिक पीरियड है, इसी समय डायनासोर पाया जाता था धरती पे। धरती पर डायनासोर आज से 150 मिलियन वर्ष पहले पाया जाता था। इसमें क्या क्या हुआ था कि फ्लावरिंग प्लांट्स इस समय थे, चिड़िया उड़िया आ चुकी थी। और इससे भी पुराना है पीरियड जो है वो है ट्रायसिक। ये क्या है, 180 मिलियन ईयर्स पुराना। तो रेप्टाइल, रेंगने वाले जानवर सब थे, डायनासोर वानासोर ये सब समय में थे, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि और क्या इससे भी पुराना हमारा धरती है, तो उसको देखते हैं। फिर सेकेंडरी के बाद कौन सा टाइम जोन आया था, वो था प्राइमरी, है ना। तो प्राइमरी एरा था, उसमें पर्मियन है। ये कितना है, 215 मिलियन ईयर्स पुराना। इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें भी रेप्टाइल्स आना स्टार्ट हो गए थे, और बहुत टाइप के फ्लावरिंग प्लांट्स ये सब सब आ चुके थे। और इसका और एक सब पीरियड है डेवोनियन, जो कि 325 मिलियन ईयर्स पुराना है। उस समय मछली आए थे, मतलब मछली कितना पुराना है धरती पे है, तो वो है 325 मिलियन ईयर्स पहले मछली आ चुके थे, है ना। फिर इसी के अंदर आता है सिल्यूरियन आता है, इसके अंदर ऑर्डोविशियन आता है, इसके अंदर कैम्ब्रियन आता है। फिर ये प्राइमरी से भी पुराना जो एरा है वो है प्री कैम्ब्रियन है, ये 1500 मिलियन ईयर्स पुराना है। फिर है आर्कियंस, ठीक है। आर्कियंस 4000 साल पुराना है। उस समय धरती पे किसी प्रकार का भी कोई जीव नहीं पाया जाता था। तो सबसे बाएं कॉर्नर में ये क्या है, ये है एरा है, इसके अंदर ये पीरियड है, इसके अंदर है कितना साल पुराना है, और इस समय क्या क्या धरती पे पाया जाता था, ये सब सब दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए। तो क्लियर हो रहा है। तो हमारे यहाँ कोल कब कब बना है, तो पर्मियन पीरियड में बना है, और टर्शियरी पीरियड में कोल हमारे यहाँ बना है, ठीक है। इस सब पीरियड ऑफ पर्मियन इज नोन एज गोंडवाना पीरियड, तो उसमें गोंडवाना कोल बना है और टर्शियरी कोल बना है, ठीक है। द गोंडवाना, सोन, कोल, महानदी, ये सब सब क्या है, कोल बेसिन है, कि कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं। तो टर्शियरी कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस पीरियड में बना है, तो वो इयोसीन से प्लायोसीन में बना है। और उस पीरियड का कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है, आसाम में, नागालैंड में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, कश्मीर में, कच्छ, राजस्थान, वैली में, ठीक है। और कुछ कुछ ईस्ट में, है ना। तो जो टर्शियरी कोल है वो गोंडवाना कोल से अलग है, ठीक है। तो बेटर कौन सा कोल है हमारे पास, गोंडवाना कोल सबसे अच्छा कोल है, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा पुराना है। तो गोंडवाना कोल में क्या होता है, एस कंटेंट ज्यादा होता है। टर्शियरी कोल में क्या होता है, एस कंटेंट कम होता है, और उसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है। और टर्शियरी कोल का क्या है, किकिंग इंडेक्स, इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ टर्शियरी कोल से सिर्फ कोल आउटपुट 2% है। बाकी 98% कोल हमको कहाँ से मिलता है, गोंडवाना से मिलता है। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो हमारे यहाँ सब बिटूमिनस, बिटूमिनस कम ही पाया जाता है। ज्यादा सब बिटूमिनस पाया जाता है, लिग्नाइट पाया जाता है, और एंथ्रासाइट ये सबसे कम पाया जाता है ना। तो सब तो एंथ्रासाइट का एक सब वेरिएंट है, यानी कि उससे थोड़ा सा कम अच्छा, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी एंथ्रासाइट। तो सेमी एंथ्रासाइट कहाँ पाया जाता है, तो दार्जिलिंग में और जम्मू कश्मीर में, है ना।
और कहीं कहीं पर ये पलामू जो अभी पहले बिहार में था, अभी झारखंड में, वहां से भी कहीं कहीं पर सेमी एंथ्रासाइट कोल क्या होता है, निकलता है। वही दिया गया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा कोल पाया जाता था, ये फिर से और डिटेल्स में देख लेते हैं। अब जो सेमी एंथ्रासाइट कोल है, उसमें क्या होता है कि वोलेटाइल मैटर 3 से 10% पाया जाता है, और एस परसेंटेज 3 से 15%, ठीक है, और मॉइस्चर 2% पाया जाता है। तो कोल को अगर हम लोग मेनली देखें तो उसमें दो तीन चीज होता है। एक तो होता है कि कार्बन कंटेंट कितना है ना, तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना है। दूसरा क्या है कि उसमें वोलेटाइल मैटर कितना है। वोलेटाइल मैटर क्या होता है कि जब हम लोग कोयले को जलाते हैं तो जो धुआं निकलता है वही उसका क्या है, वोलेटाइल मैटर है। और जलाने के बाद जो कचरा बचता है, जिसको हम लोग राख भी बोलते हैं, वो कचरा को हम लोग ऐश बोलते हैं, ठीक है, तो वो कितना परसेंट है। और मॉइस्चर क्या है, चूंकि कोल पानी के साथ डिपोजिट हुआ था तो थोड़ा बहुत उसमें मॉइस्चर भी रहता है। तो मैप ऑफ इंडिया में मेजर कोल फील्ड इंडिया में कौन कौन से और लिग्नाइट फील्ड दिया गया है। तो इंडिया होल्ड्स पोजीशन ऑफ बीइंग द फिफ्थ लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कोल प्रोडक्शन में भारत का स्थान क्या है, वो है पांचवा, है ना। और इंडिया में जो कोल रिजर्व है, कोल रिजर्व मतलब क्या है, जो नेचर के द्वारा जितना कोल जमा है वो पूरा दुनिया का 1% है, ठीक है। अगर 100% कोयला है तो भारत में कितना कोयला है, 1% कोयला है। सबसे ज्यादा कोयला कहाँ है, तो रसिया में है, यूएसए में है, और चाइना में, ठीक है। इंडिया में कोल प्रोडक्शन भी कितना है, तो वो 1% ही है पूरा दुनिया का, है ना। इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है। तो अबाउट अभी 800 to 900 मिलियन टन कोल हम लोग हर साल निकालते हैं भारत में। नेक्स्ट है कि टर्शरी पीरियड में कौन कौन सा कोलफील्ड पाया जाता है। तो ये है अरुणाचल में। कोलफील्ड का नाम देखिए क्या है, नामचुक, मीरी, एबोर हिल, डपला। असम एंड नागालैंड में है। तो देखिए सबका नाम तो थोड़ा सा कठिन है, इसको याद भी नहीं करना है ना। तो मेन हम लोग है कि टर्शियरी पीरियड में कौन कौन सा कोल फील्ड पाया जाता है, कहाँ कहाँ पर। तो वो आसाम में है, नागालैंड में है, अरुणाचल में है, मेघालय में है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और टर्शियरी पीरियड में लिग्नाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कश्मीर में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में, और कच्छ में। कच्छ कहाँ है, गुजरात में। तो हम लोग जैसे कि पढ़े ही थे कि टर्शियरी कोल फील्ड से हमारे कंट्री में जो कोल प्रोडक्शन अब सिर्फ 2% के अबाउट ही होता है। बाकी सारा कोल प्रोडक्शन किस पीरियड का है, वो है गोंडवाना पीरियड का। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं फिर। ये तो इंडिया में दिया गया ना, 1 2 3 4 करके, जैसे रानीगंज है, झरिया है, गिरिडीह है, ये सब कहाँ कहाँ है, ये सब सब कोल क्या है, हमारा कोल फील्ड है। बिस्रामपुर है, छत्तीसगढ़ में है। उमरिया है, सोहागपुर है, चिरमिरी है, कोरबा है, दालचीर है, ये सब सब क्या है, हमारा कंट्री में कोल फील्ड है, ठीक है। ये गोंडवाना पीरियड को भी दो तीन पीरियड में डिवाइड किया गया है, और कहाँ कहाँ कोल मिलता है ये सब सब इसमें दिया गया है। तो ये सब जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। माइनिंग में बस हम लोग को इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ना है ना। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बैंडेड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल, देखेंगे एनालिसिस ऑफ कोल, देखेंगे अल्टीमेट एनालिसिस है, प्रोक्सीमेट एनालिसिस है, यूजेस ऑफ कोल देखेंगे, और बाकी चीज को हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।